तो देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी कुछ नहीं है। आईओटी का जब हम सेटअप करते हैं तो उस सेटअप में कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं वही मिलकर के हमारा बनता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी। ठीक है, इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। बाकी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आईओटी में 4 कंपोनेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट होने के अलावा इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम धीरे धीरे करके और डिटेल में समझते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी में 4 चीज़ें आईओटी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक को बनाती हैं, जिसमें सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे एंड एप्लीकेशन। तो ये 4 चीज़ें मिलकर के आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक बनाती हैं। तो ये 4 कंपोनेंट हैं एक्चुअली आईओटी के। ठीक है, फिर उसके बाद एक उपयोगी आईओटी सिस्टम बनाने के लिए इनमें से प्रत्येक नोड की अपनी एक विशेषता होती है। तो यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। वैसे तो हम सेंसर्स के बारे में पिछले वीडियो में समझ चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से, और ये डेफिनेशन थोड़ा अलग टाइप की है, वो भी सही थी, ये भी सही है। ठीक है, देखिए, सेंसर आईओटी डिवाइस के फ्रंट एंड होते हैं। फ्रंट एंड का मतलब ये कि किसी भी आईओटी सिस्टम में, ठीक है, जो सेंसर होते हैं वो फ्रंट एंड होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग एक तरह से यहीं से होती है। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो यहाँ पर ये फ्रंट एंड कहलाते हैं, जिनका मुख्य कार्य सराउंडिंग यानी कि आसपास की आवश्यक डेटा रिसीव करना और इसे आगे डेटाबेस या प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाना होता है। सेंसर का काम बेसिकली क्या है, अपने एनवायरनमेंट से आसपास की चीज़ों को डिटेक्ट करना, सेंस करना, और वो जो डेटा है वो प्रोसेसिंग सिस्टम तक उसको पहुंचाना। ये काम किसका हो गया, सेंसर का हो गया। सेंसर रियल टाइम में डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर आगे उस डेटा को प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, सेंसर क्या करते हैं, सेंसर बेसिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, डेटा को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, सेंसर का होता है। और ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हम थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ रहे हैं, इन चीजों को आप रटने की कोशिश नहीं करना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे। आपको पता है ओ लेवल के एग्जाम में एक प्रैक्टिकल होगा और एक थ्योरी होगा। तो जो थ्योरी होगा उसमें टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ नहीं होगा, टोटल एमसीक्यू ही होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे। तो वहां पर जो डेफिनेशन अगर आप रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझना है। तो सेंसर बेसिकली क्या है, फ्रंट एंड होते हैं, ठीक है, किसी भी आईओटी इकोसिस्टम में, और बेसिकली उनका काम क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। और ये एक तरह से मतलब इनपुट डिवाइस का काम करते हैं, इनपुट कह सकते हैं हम, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। क्लियर है, तो सेंसर का काम डेटा को कलेक्ट करना। इस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद फिर आगे उस डेटा को प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। सेंसर कई प्रकार के होते हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है, जैसे गैस सेंसर हो गया, वाटर क्वालिटी हो गया, मोशन सेंसर हो गया, मॉइस्चर सेंसर हो गया, इमेज सेंसर हो गया। अलग अलग बहुत सारे सेंसर होते हैं जिनका हम प्रैक्टिकल यूज भी आगे देखेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में। तो सेंसर्स के बारे में डिटेल में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। अगला यहां पर कंपोनेंट है प्रोसेसर। प्रोसेसर कुछ नहीं है, प्रोसेसर जैसे हर मोबाइल में या कंप्यूटर में या सीपीयू में, मतलब लैपटॉप वगैरह में प्रोसेसर यानी जिसे हम नॉर्मली सीपीयू कहते हैं, वो मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेसर कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम के रूप में प्रोसेसर आईओटी प्रणाली का दिमाग होता है। वही चीज है। ठीक है, प्रोसेसर है, वो किसी भी डिवाइस में हो, प्रोसेसर का साइज छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो है तो प्रोसेसर ही ना, काम उसका क्या है, प्रोसेस करना। तो यहां पर सीधी सी बात है, प्रोसेसर का मुख्य कार्य सेंसर द्वारा कलेक्ट रॉ डेटा को प्रोसेस करना और उसे सार्थक जानकारी और ज्ञान में बदल देना। सिंपल है, यानी प्रोसेसर का मेनली काम क्या है कि जो सेंसर द्वारा रॉ डेटा मिलता है, सेंसर क्या है, सेंसर अभी हमने जस्ट देखा, सेंसर क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से यानी आसपास से डेटा को कलेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर क्या है, एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, मौसम कैसा है, इस टाइप के डेटा को वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, दिन है या रात है, यानी अंधेरा है या फिर उजाला है, इस तरह की चीजों को सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा। तो वो क्या होगा, एक तरह का डेटा ही तो होगा। डेटा क्या होता है, मतलब जो भी कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक डेटा के फॉर्म में ही होती है। अब अगर वो डेटा प्रोसेस नहीं है तो वो रॉ डेटा कहलाता है, और अगर उस डेटा को हम कहीं यूज कर सकते हैं यानी कि वो प्रोसेस डेटा है तो वो एक इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो ये सब चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में ये सब समझ चुके हैं कि डेटा क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है, प्रोसेस डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसर जो रॉ डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करता है, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है और एक इंफॉर्मेशन में बदल देता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि इसका नाम डेटा को इंटेलिजेंस देना होता है। ठीक है, प्रोसेसर को एप्लीकेशन द्वारा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमारा प्रोसेसर है उसे हम एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक काम डेटा को सुरक्षा प्रदान करना भी है, जो कि डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड हार्डवेयर, ठीक है, एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइसेस, ये सब एक क्या है, प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसमें प्रोसेसर होता है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है आईओटी में हम इसी का यूज करते हैं, किसका, माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से आपका लैपटॉप या सीपीयू जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पार्ट और स्टोरेज और हर एक चीज इसमें कम होती है कंपेयर करें अगर हम किसी लैपटॉप या सीपीयू से। आपका जो फोन है उसमें भी प्रोसेसर होता है, आपका जो टैबलेट है उसमें भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, ठीक है, लैपटॉप में भी प्रोसेसर है आपको पता है, और आपका सीपीयू जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें भी प्रोसेसर होता है। यहाँ तक कि जो भी इस टाइप की डिवाइसेस गैजेट होते हैं उसमें सभी में प्रोसेसर होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसकी अपनी स्पीड होती है और उसी हिसाब से वो महंगा या फिर सस्ता होता है। तो आईओटी में हम क्या यूज करते हैं, आईओटी में क्या हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं एज अ प्रोसेसर, या टैबलेट का, या फिर लैपटॉप का, या फिर डेस्कटॉप का, नहीं, नॉर्मली, ठीक है, बाकी तो हम यूज किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आईओटी में एज अ प्रोसेसर हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर कुछ नहीं है, जिस तरह से आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसी तरीके से आपका माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें रैम, रोम, ठीक है, ये हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर हो गया, जरूरी जो कंपोनेंट होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, तो वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। बाकी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया, प्रोसेसर के बारे में अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर गेटवे। गेटवे क्या है, ये बेसिकली क्या है, जब हम कोई भी एक नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क का एक मेन पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पर गेटवे की भी जरूरत है और नेटवर्क की भी जरूरत है, ठीक है। तो नेटवर्क यानी कि मान लेते हैं कि आपका एक रूम है या एक पूरा घर है, उसमें कई सारे मल्टीपल रूम्स हैं और उन सभी रूम्स में एलईडी लगे हुए हैं, ठीक है, एलईडी बल्ब लगे हैं, फैन लगे हुए हैं और भी अलग अलग टाइप की डिवाइसेस लगी हैं, जैसे किचन है, किचन में आपका फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिवाइसेस हैं, और इन डिवाइसेस को आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि आप इसे फ़ोन से या रिमोट से कहीं से भी कंट्रोल कर सकें एक ही जगह से, ठीक है। तो और हो सकता है कि आप इसका डेटा इंटरनेट पर भी सेव करना चाहें, क्योंकि जब तक ये डेटा इंटरनेट पर नहीं होगा तब तक आप इसे कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको आराम से ध्यान से समझिए, ये आपका एक रूम है और ये आपका एक दूसरा रूम है, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी फ्रिज रखी हुई है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, ठीक है, और इस रूम में भी एक एलईडी बल्ब लगा है और यहाँ पर ये फैन आपका लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी फैन लगा हुआ है इस रूम में, यहाँ पर भी एलईडी बल्ब लगा हुआ है, और इन सब चीज़ों को अगर आप ब्लूटूथ या वाईफाई यानी कि लोकल नेटवर्क के तहत घर से ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको एक दूसरे के साथ जो भी जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनका यूज करके आप इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से या रिमोट से या किसी भी चीज़ से वाईफाई या ब्लूटूथ नेटवर्क के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप कहीं दूर बैठ करके भी एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर ये जो आपने नेटवर्क बनाया है इसका एक मेन पॉइंट होगा जो कि इस डेटा को, ठीक है, इस डेटा को इंटरनेट पर ले जाएगा, कनेक्ट करेगा, तो वो यहाँ पर गेटवे करेगा, ठीक है। गेटवे यही हो गया कि आपके जो भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क किसी भी नेटवर्क के थ्रू, लोकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, उन सभी को आपको एक जगह लेके आना है और वहां से वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपका इंटरनेट पर चला जाएगा और फिर आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। क्लियर है, तो गेटवे का क्लियर हो गया। गेटवे जो कि मतलब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका मुख्य कार्य प्रोसेस किए गए डेटा को राउट करना और उचित उपयोग के लिए उचित डेटाबेस या नेटवर्क स्टोरेज में ट्रांसफर करना है, सिंपल है, ठीक है। यानी कि जो डेटा है उसे डेटाबेस में, नेटवर्क स्टोरेज का मतलब कि ऑनलाइन, ठीक है, कहीं भी उसे ट्रांसफर करना है। दूसरे शब्दों में गेटवे डेटा के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। आईओटी सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी आवश्यक है। एग्जांपल लैन, मैन और वैन या जो भी नेटवर्क है इन सभी की कनेक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट है और गेटवे का काम जो है वो हमने आपको बता दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बाकी नेटवर्क के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, पूरा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। फिर उसके बाद यहाँ पर चौथा कंपोनेंट है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, या फिर हम कहें ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे किसी ना किसी डिवाइस पर इंस्टॉल करके वहां से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन आईओटी सिस्टम का एक दूसरा छोर है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशंस आईओटी सिस्टम का एक दूसरा छोर है। एप्लीकेशन कलेक्ट किए गए सभी डेटा का उचित उपयोग करता है और यूजर्स को उस डेटा के साथ इंटरैक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस का मतलब जहां से हम उस चीज को, उस कंट्रोल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो सकते हैं। क्लाउड बेस्ड का मतलब कुछ नहीं है, क्लाउड बेस्ड यानी कि जहां पर आप इंटरनेट से जुड़े होंगे और आपका जो डेटा है वो क्लाउड स्टोरेज पर होगा। क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं, तो इसका एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो अगर वो फोटो आपके लोकल फोन में होगा, ठीक है, तो आप सिर्फ उसी फोन से ही उस फोटो को एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप उस फोटो को किसी ऐसे क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर देते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, गूगल ड्राइव के बारे में आपको पता होगा, तो गूगल ड्राइव पर अगर आप उस फोटो को अपलोड कर देते हैं तो फिर आप उसको यूज़र आईडी पासवर्ड यानी कि जीमेल के जरिए किसी भी डिवाइस से, फ़ोन या कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज या फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? तो क्लाउड का मतलब आप समझ लेना, क्लाउड मतलब सीधी सी बात है, क्लाउड जहां पर इंटरनेट और मतलब इंटरनेट के साथ में आपका कंप्यूटर या डिवाइस होती है, ठीक है। मतलब डिवाइस स्टोरेज ये सब तो होता ही है, बस क्लाउड का मतलब सीधा है कि वो कंप्यूटर, वो डिवाइस पर्टिकुलर हमेशा जो है वो इंटरनेट से जुड़ी ही रहती है, बस वही होता है क्लाउड बेस्ड। तो यहाँ पर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हो सकते हैं जो कलेक्ट किए गए डेटा को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एप्लीकेशन यूजर द्वारा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल स्मार्ट होम एप्स, ठीक है। स्मार्ट होम एप्स यानी कि आपके रूम में जो भी एलईडी या बल्ब लगे हैं तो उसे आप अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए ऐप यानी कि सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, वही एप्लीकेशन है। तो उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उस ऐप को या कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं भी इंस्टॉल करके उससे एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम कंट्रोल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल हब एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें जो है मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है जिसे आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो एप्लीकेशंस के बारे में क्लियर हो गया। एप्लीकेशंस जहाँ से हम पूरे मतलब इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं, आईओटी इकोसिस्टम को, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है अभी जस्ट इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने और दे दी है। यदि हम आईओटी के एलिमेंट को संक्षेप में समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेंसर द्वारा कलेक्ट रॉ डेटा को, ठीक है, सेंसर द्वारा कलेक्ट रॉ डेटा को प्रोसेसर को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, प्रोसेसर को ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेसर रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है और फिर गेटवे डिवाइसेस कनेक्टिविटी के माध्यम से रिमोट क्लाउड एप्लीकेशन या डेटाबेस सिस्टम में ट्रांसफर कर देता है। सिंपल है। अगर इसका हम एक एग्जांपल लेके बताएं तो आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि आपका रूम है और रूम में आपने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया। रूम में आपने क्या लगा दिया? मान लेते हैं टेम्परेचर सेंसर लगा दिया और उसको आपने नेटवर्क के थ्रू अपने मोबाइल से मतलब कनेक्ट कर लिया, अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो सेंसर आपका है यानी कि जो आपका टेम्परेचर सेंसर है वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा यानी देखेगा और वो जो डेटा होगा वो भेजेगा अपने माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर क्या करेगा? उस डेटा को प्रोसेस करेगा और देखेगा कि हाँ ये जो है टेम्परेचर है, ठीक है, और फिर उस कलेक्ट डेटा को क्लाउड के जरिए यानी गेटवे के जरिए आपके एप्लीकेशन यानी कि आपके मोबाइल फोन पर, ठीक है, जहां पर उससे जिस एप्लीकेशन से आपने कनेक्ट किया है, जिस सॉफ्टवेयर से उसको, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो रूम का टेम्परेचर क्या है वो आपको अपने फोन पे दिखाई देगा रियल टाइम में। क्लियर है? अब फिर उस टेम्परेचर के आधार पर आप क्या करना चाहते हैं वो इसका अलग पार्ट है, ठीक है। यहां पर जितना हमने अभी आपको बताया है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो किस तरीके से आपके फ़ोन के पास आएगा, उसके लिए सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पर नेटवर्क यानी कि गेटवे वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी और फिर फाइनली आपका एप्लीकेशन यानी कि आपके ऐप पर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, आप किसी फ्रेंड को बताना चाहते हैं कि रूम का टेम्परेचर इतना है, या उस रूम के टेम्परेचर के आधार पर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एसी या फैन ऑन ऑफ करना चाहते हैं, वो डिसीजन आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये इसका अलग पार्ट है। इस अगर आप ये डिसीजन भी नहीं लेना चाहते तो इसके आगे जो यूज होता है वो एक्चुएटर्स यूज होते हैं। एक्चुएटर्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। एक्चुएटर्स ये अलग पार्ट है। जैसे टेम्परेचर मान लेते हैं कि आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 25 डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो आप चाहते हैं कि रूम में फैन जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, तो फैन को ऑन करने के लिए उसमें हम एक्चुएटर्स रिले वगैरह यूज करते हैं, तो ये इसका अलग पार्ट हो जाता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आईओटी इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम क्या है? देखिए, इकोसिस्टम कुछ नहीं है, इकोसिस्टम एक टर्म है जो कि यूज की जाती है, बाकी इसका मतलब सेटअप ही होता है। जैसे आईओटी सेटअप आपका एक पूरा स्मार्ट होम है। स्मार्ट होम कैसे माना जाएगा? जहां पर आपके डोर यानी कि जो आपके दरवाजे घर के हैं, आपके एलईडी बल्ब, फैन और जितने भी इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन से या किसी भी रिमोट से एक्सेस कर सकें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक स्मार्ट होम कहेंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर आईओटी इकोसिस्टम का सेटअप किया गया है, तो वही होता है आईओटी इकोसिस्टम, और कुछ नहीं है। इकोसिस्टम को लेके आप कंफ्यूज ना हो, इकोसिस्टम एक टर्म है, यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है, देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आईओटी इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस का एक कनेक्शन है, यानी आईओटी इकोसिस्टम क्या है? अलग अलग टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं उसका एक कंप्लीट कनेक्शन, यानी कि आईओटी सेटअप ही आईओटी इकोसिस्टम कहलाता है, जो डेटा को एनालाइज करता है और नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। आईओटी इकोसिस्टम में यूजर स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट या सेंसर, इन सब चीजों
का इस्तेमाल करता है और ये सारी चीज़ें एक नेटवर्क से जुड़ी होती है। ठीक है, नेटवर्क से जुड़ी डिवाइसेस को कमांड या फिर रिक्वेस्ट सेंड करता है। डिवाइसेस सेंड किए गए कमांड या रिक्वेस्ट को एनालाइज करने के बाद यूज़र को इन्फॉर्मेशन वापस भेजता है। ठीक है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने एक रूम का एग्जाम्पल लेके आपको एग्जैक्टली बताया था, यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जितना भी अभी हमने पढ़ा है अभी तक, वहाँ पर चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है, ऐसी इस टाइप की मिलती जुलती डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब एक ही हैं, लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन हर बार हमें इसमें कुछ ना कुछ नए वर्ड, नई टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बस उन्हीं के बारे में हमें समझना है, क्योंकि ये सब चीज़ें थियोरिटिकल बेस है। ठीक है, तो थ्योरी में ये सब चीज़ें तो आपको इस तरीके से पढ़नी ही है। बाकी मेन यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो तो प्रैक्टिकल में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। अब यहाँ पर देखिए आईओटी इकोसिस्टम के कंपोनेंट, तो आईओटी इकोसिस्टम के कंपोनेंट कहें या आईओटी सेटअप के, मतलब आईओटी के कंपोनेंट कहें, बात तो वही है ना। तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से गेटवे और कुछ यहाँ पर चीज़ें और पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आईओटी इकोसिस्टम में रिमोट, डैशबोर्ड, नेटवर्क, गेटवे, एनालिसिस, ठीक है, एनालिटिक्स, डेटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर कुछ एक दो वर्ड बढ़ गए, जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए आईओटी इकोसिस्टम में वे सभी एलिमेंट शामिल हैं जो बिजनेस, गवर्नमेंट या कंज्यूमर को अपने आईओटी डिवाइसेस से जुड़ने में सक्षम बनाते हैं। आईओटी न केवल उपकरणों और वस्तुओं के बीच कनेक्टिविटी को बदल रहा है, बल्कि यह लोगों को आसानी से रिमोट एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति भी दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर जो दी गई है ये इसकी मेन लाइन है, यानी कि आईओटी का मुख्य रूप से मेन काम क्या है कि हमें रिमोट एक्सेस मिले। रिमोट एक्सेस का मतलब किसी भी चीज़ को कहीं से भी ऑन या ऑफ या फिर उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें आईओटी क्या करता है, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके लिए आईओटी इकोसिस्टम में रिमोट, डैशबोर्ड, नेटवर्क, गेटवे, एनालिसिस एंड डाटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गेटवे, तो गेटवे के बारे में जस्ट अभी हमने देखा था गेटवे क्या है, यानी गेटवे आईओटी डिवाइसेस और कनेक्टेड नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। गेटवे प्रोटोकॉल और नेटवर्क के बीच मूव होने वाले डेटा ट्रैफिक को आसानी से मैनेज करने में सक्षम है। डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल पर काम करती हैं। अब देखिए गेटवे बस एक टर्म है। ठीक है, गेटवे के अंतर्गत इसमें कई सारी डिवाइसेस यूज की जाएंगी, नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज की जाती है जो कि ये अलग अलग टाइप का वर्क करती हैं। ठीक है, फिर इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए टीसीपी आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल आमतौर पर यूज किया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट में टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो टर्म है वो है एनालिसिस। ठीक है, यानी कि एनालिटिक्स। एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर आईओटी डिवाइसेस द्वारा जनरेट डेटा को एनालिसिस करता है, यानी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो आईओटी डिवाइसेस यानी कि जो हमारे सेंसर वगैरह होते हैं उससे जो जनरेट डेटा होता है उसे एनालाइज करता है। ठीक है, तो एनालिटिक्स एक टर्म है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी जहां पर डेटा को हमें एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है उसी टर्म को हम एनालिटिक्स बोलते हैं। सिंपल है। ठीक है, और रिजल्ट को क्लाउड डेटाबेस में स्टोर करता है, जो हमारा रिजल्ट है वो क्लाउड डेटाबेस में स्टोर करता है। तो एनालिटिक्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए किया जा सकता है। बड़ी कंपनीज बल्क में डेटा कलेक्ट करती हैं और भविष्य के अवसर को देखने के लिए इसको एनालाइज करती हैं ताकि वे आसानी से अधिक व्यापार उन्नति कर सकें और इसमें कुछ हासिल कर सकें। ठीक है, यानी कि सारा खेल डेटा का ही है और डेटा पर ही हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, सारा खेल किसका है, डेटा का है। अगर हम बात करें डिजिटल की, डिजिटल यानी कि इंटरनेट, ठीक है, तो यहाँ पर सारा खेल डेटा का है और सारा बिजनेस जो होता है वो डेटा के फॉर्म में ही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप जो भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, जो भी वेबसाइट सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ पर आपका डेटा जो है वो क्या होता है, एक तरह से शेयर होता है और इस तरह से लाखों कस्टमर, लाखों कंज्यूमर का जो डेटा है वो उस कंपनी या उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास पहुँचता है। फिर वो वेबसाइट या वो कंपनी क्या करती है, पर्टिकुलर उस डेटा को एनालाइज करती है और देखती है कि हमें किस डेटा से क्या बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है, किस तरह से वो कंपनी उस डेटा को यूज में ले सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे तो मान लीजिए कि आपके पास 50,000 स्टूडेंट का डेटा है। अब वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो, जैसे मान लेते हैं एक्सेल की सीट है और एक्सेल की सीट पे आपके पास जो है वो 50,000 स्टूडेंटों का डेटा है, जिसमें स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, लोकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो आप उसको कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप देखना चाहें पर्टिकुलर अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना चाहें, क्वालिफिकेशन के आधार पर डेटा फिल्टर करना चाहें, जेंडर के आधार पर डेटा फिल्टर करना चाहें, तो इसी को एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें एनालिटिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो डेटा होता है IoT की बात करें तो IoT में जो डेटा होता है ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्लाउड। तो क्लाउड क्या है, हमने क्लाउड के बारे में भी बात की। क्लाउड यानी कि जहाँ पर बात इंटरनेट की आती है। तो इंडस्ट्री ग्रेड IoT समाधानों को बड़े पैमाने पर रॉ और प्रोसेस डेटा को मैनेज और मैनिपुलेट करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर का उपयोग व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। IoT क्लाउड इकोसिस्टम की मदद से कंपनी डिवाइसेस और एप्लीकेशन से बल्क डेटा कलेक्ट करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग का जो डेटा होता है नॉर्मली वो सब ज़्यादातर क्लाउड पर ही होता है। जो भी इंटरनेट से चीज़ें हम एक्सेस करते हैं वो ज़्यादातर क्या है, वो तो 100% क्लाउड पर ही होता है। क्लाउड यानी कि जो डेटा हमारा ऐसे कंप्यूटर में स्टोर हो जो कि हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस सिंपल है। यूजर इंटरफेस यह एक ऐसी विजिबल और फिजिकल हिस्सा प्रोवाइड करता है जिसे यूजर द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस का मतलब हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा है, पहले भी देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। यूजर इंटरफेस का मतलब जहां पर हमें एक IoT इकोसिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे, डिस्प्ले पर दिखाई दे या अलार्म के फॉर्म में दिखाई दे या कैसे भी, यानी एक तरह से हमें आउटपुट मिले, क्लियर है। तो वो होता है यूजर इंटरफेस। डेवलपर के लिए यूजर के अनुकूल इंटरफेस बनाना इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेवलपर यानी जो IoT इकोसिस्टम को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि उसके लिए एक अच्छा इंटरफेस बनाना जरूरी है जिसके बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक्सेस किया जा सके और यह आसान बातचीत में मदद कर सके। सिंपल है। फिर यहाँ पर अगला जो टॉपिक है यानी अगला जो टर्म है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, देखिए डैशबोर्ड कुछ नहीं, डैशबोर्ड का सीधा सा मतलब है कि आपका जो IoT सेटअप है, ठीक है, उस IoT सेटअप को आप कहाँ से किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वही डैशबोर्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई एक बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कॉलेज की बात करते हैं, किसी इंटर कॉलेज की बात करते हैं। तो इंटर कॉलेज में क्या होता है कि इंटर कॉलेज में वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ की जाती है, जैसे LED हो गया, फैन हो गया, हर रूम में होता है, ठीक है। और उन सब का एक कनेक्शन एक जगह से दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका एक रूम है, ठीक है, पर्टिकुलर रूम है, और उस रूम में ही आपके सारी चीज़ें, यहाँ पर कंट्रोल रूम है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल रूम में जहाँ पर आपका जनरेटर यानी लाइट जाने के बाद जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरा हो गया, ठीक है, और चेंज ओवर वगैरह हो गया, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो बिजली का मीटर है, लाइट का मीटर है, वो सारी चीज़ें एक ही रूम में लगी हैं, यानी पूरा कनेक्शन कंट्रोल एक ही रूम से है। यानी कि कहीं भी हम लाइट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं वो एक रूम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डैशबोर्ड कहलाता है। सिंपल है, ठीक है। डैशबोर्ड जहाँ से हमारा पूरा कंट्रोल होता है सिस्टम का। तो डैशबोर्ड यूजर के लिए एक IoT इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और उन्हें अपने IoT इकोसिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है। यह आमतौर पर एक रिमोट हो सकता है, रिमोट यूनिट जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब मोबाइल एप्लीकेशन भी आपका डैशबोर्ड हो सकता है। जैसे आपका रूम है और रूम में जो भी LED फैन या जो भी चीज़ें लगी हुई है उसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से यानी कि डैशबोर्ड से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका स्मार्टफोन, टैबलेट, PC, स्मार्ट वॉच या कुछ भी, ठीक है, ये इसमें से हम किसी को भी अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो IoT का स्केल है वो क्या है। अगर रूम की यानी कि एक स्मार्ट होम की बात करें, छोटे घर की बात करें, तो उसमें जो IoT का स्केल होता है वो छोटा होता है, जिसमें हम आमतौर पर रिमोट के लिए यानी डैशबोर्ड के लिए मोबाइल का या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप का ही यूज़ करते हैं। जबकि जो कंपनी और फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर मोबाइल या फिर कंप्यूटर का यूज़ ना करके उसके लिए पूरा एक कंट्रोल रूम अलग से सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड की बात हो गई। फिर यहाँ पर डेटाबेस और डेवलपमेंट। तो डेटाबेस कुछ नहीं है, डेटाबेस यानी जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। अब बेसिकली ये जाहिर सी बात है कि मेमोरी में ही स्टोर किया जाएगा। तो एक उचित डेटाबेस सिस्टम होना आवश्यक है जो डिफरेंट डिवाइसेस और एंड यूजर से कलेक्ट किए जा रहे डेटा को स्टोर और मैनेज कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट का मतलब कि ये है कि IoT जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप होता ही जा रहा है, यानी कि समय के साथ जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट भी चल रहा है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो ये IoT इकोसिस्टम में ये भी उसकी एक टर्म है डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर IoT इकोसिस्टम को हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं आपको पता है। नेटवर्क जिसका इस्तेमाल हम किन्हीं दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अब कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हम डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ
साथ शेयर कर सकें। अब जो नेटवर्क होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो नेटवर्क होते हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के प्रकार। तो यहाँ पर नेटवर्क देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे इसमें कई सारे नेटवर्क हैं, बैन, पैन, हैन एंड नैन। यहाँ पर इस तरह से लैन, मैन, वैन, वीपीएन, कैन और गैन, ये सारे नेटवर्क जो हैं इनमें मुख्य रूप से 3 ही नेटवर्क हमारे होते हैं, लैन और दूसरा मैन और तीसरा आपको पता है वैन। ठीक है, ये 3 नेटवर्क जो होते हैं ये क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका जो रेंज होता है वो काफी कम होता है, उससे ज्यादा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही नेटवर्क होते हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा जो यहां पर आप देखेंगे बैन, पैन, हैन, इन सब के बारे में अभी हम देखेंगे। ये जो नेटवर्क हैं ये एक्चुअली इनकी सब कैटेगरी है, हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी क्या है, सब कैटेगरी है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर डेफिनेशन पढ़ते हैं, लोकल स्तर से ग्लोबल स्तर तक। लोकल स्तर यानी कि लोकली जिसकी रेंज कम है, और ग्लोबल स्तर यानी कि पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो लोकल स्तर से ग्लोबल स्तर तक समाज में विविध क्षेत्रों में सभी स्तरों पर नेटवर्किंग विकसित की गई है। इससे पहले कि हम आईओटी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल की बारीकियों पर जाएं, उससे पहले हम कुछ बेसिक नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर जो नेटवर्क है वो एक्चुअली क्या है, कैटेगरी है। ठीक है, नेटवर्क की क्या है, कैटेगरी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो नेटवर्क है यानी जो उसकी कैटेगरी है वो क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 3 नेटवर्क आपके आते हैं, लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो यहां पर इसके अलावा बाकी जो नेटवर्क दिए गए हैं अब उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बैन नेटवर्क। बैन यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के शरीर में पहने या फिर बॉडी में कहीं पर इंप्लीमेंट किए गए कंप्यूटिंग डिवाइस का इंटरकनेक्शन है। ठीक है, जो बॉडी एरिया नेटवर्क है आपको नाम से ही पता चल गया होगा, यानी कि जो व्यक्ति ह्यूमन है वो जो भी अपने शरीर में गैजेट वगैरह पहनता है और उनको एक दूसरे के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि उसकी जो इंटरकनेक्टिविटी होती है वो बैन यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क कहलाती है। अब यहां पर ये जो बैन है इसको आप लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी रेंज कम ही होता है। क्लियर है, आप यहां पर समझ रहे होंगे। तो इसकी कैटेगरी क्यों बनाई गई, कैटेगरी इसीलिए बना दी गई क्योंकि अगर जरा सा भी चेंजेस होता है, जैसे जो बॉडी में चीजें हम पहनते हैं उसका एक अलग कनेक्टिविटी होता है, उसका एक अलग नेटवर्क बन गया, इसलिए उसकी हमने एक अलग कैटेगरी बना दी बैन की। इसी तरीके से यहां पर पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, और इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से ज्यादातर नेटवर्क जो है वो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। क्लियर है, तो यहां पर एक तरह से ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं, बैन में आमतौर पर जेब या फिर बैग में रखे हुए स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं जो मोबाइल डेटा हब के रूप में कार्य करते हैं। एग्जांपल के लिए आपको यहां पर छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी है और उसने अपने हाथ में एक यहां पर वॉच पहन रखी है जो क्या करती है, उसकी पल्स रेट को या किसी भी तरह की एक्टिविटी को मेजर करती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम अपने फोन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो डिवाइस पर्टिकुलर क्या करेगी, उस एक्टिविटी को मेजर करेगी और हमारा जो मतलब जो डिवाइस होगा वो हमारे फोन के साथ कनेक्ट होगा और हमारे फोन पर वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यहां पर एक तरह से क्या है, जो हमारी डिवाइस यानी वॉच है या जो भी है और वो हमारे फोन के साथ में कनेक्ट है, तो ये भी एक डिवाइस है और ये भी एक दूसरी डिवाइस है जो आपस में कनेक्ट है। तो ये नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा, बैन यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क कहलाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, यूजर डेटा प्राप्त कर सकता है और इसे रिमोट डेटाबेस या फिर अदर सिस्टम पर ट्रांसफर करता है। इसे डब्ल्यू बैन यानी कि वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, बैन यानी कि बॉडी एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क भी लैन के अंतर्गत ही आ जाएगा क्योंकि यहां पर पर्सनल एरिया नेटवर्क में कुछ नहीं होता है। देखिए, सबसे छोटे नेटवर्क के प्रकार के साथ शुरू होता है। पैन अक्सर लैपटॉप, प्रिंटर, मीडिया सिस्टम, सीसीटीवी, इन सब डिवाइसों को जोड़ने के लिए ब्लूटूथ या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी पर निर्भर रहता है। अब यहां पर देखिए, जो ब्लूटूथ है या फिर जो वाईफाई है ये वायरलेस लैन के अंतर्गत आता है, यानी कि डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू यानी कि वायरलेस, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो डब्ल्यू लैन के अंतर्गत हमारा ब्लूटूथ एंड वाईफाई आता है और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी आ जाएगा क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क भी एक्चुअली लैन ही है, लेकिन यहां पर ये लैन से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क और पब्लिक एरिया नेटवर्क ये दोनों अलग अलग होते हैं। पब्लिक एरिया नेटवर्क यानी कि जहां पर कोई भी जा सकता है, जबकि पर्सनल एरिया नेटवर्क में कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे आपका एक होम है या फिर एक छोटा सा ऑफिस है। ठीक है, हम घर की बात करते हैं, तो अगर घर में आपके लैपटॉप, प्रिंटर, मीडिया यानी कि जिसमें आपके वायरलेस ब्लूटूथ, स्पीकर, साउंड, ये सब चीजें आ जाएंगी, हेडफोन वगैरह। ठीक है, तो मीडिया सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे
हो गए, तो इन सब का जो इंटर कनेक्शन होगा वो या तो आप ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के जरिए करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका बनेगा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन बनेगा। क्लियर है? हाँ, अगर आपका जो लैपटॉप प्रिंटर, अब आप सोच रहे होंगे लैपटॉप में हम इंटरनेट चलाएंगे यानी कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, तो आपका वैन कहलाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप लैपटॉप में इंटरनेट चला रहे हैं तो वो इंटरनेट जो है वो वैन है आपका, लेकिन जो लैपटॉप और प्रिंटर और मीडिया के बीच में कनेक्शन है वो आपका पैन कहलाएगा या फिर लैन कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर, यहाँ पर ध्यान रखना लैन और पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये कैटेगरी बस बना दी गई अलग अलग। जैसे इसके अलावा आप पढ़ेंगे अभी आगे कैन के बारे में। कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। तो देखिए, जो पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो घरों में बनाया जाता है, और कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, ये दोनों ही लैन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अलग अलग मतलब जगह पर यूज होने की वजह से इसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया। सिंपल है। फिर यहाँ पर लैन की बात करते हैं, तो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ये मेन नेटवर्क हमारा होता है जो कि लोकली होता है। तो लैन यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका यूज दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक कमरे या फिर एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। उसके अंदर जो भी कनेक्टिविटी होगी, जो भी चीज़ें कनेक्ट होंगी वो लैन नेटवर्क के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसे डब्ल्यू लैन यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। और जो लैन नेटवर्क होता है वो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पर काम करता है। ठीक है, यहां पर आप इस चीज को नोटिस कर लेना। लैन नेटवर्क जो है वो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पर काम करता है। स्टैंडर्ड यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये इसका प्रोटोकॉल है लैन नेटवर्क का। तो यहां पर इसके द्वारा ये डिफाइन किया जाता है। तो लैन के बारे में क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, बाकी चीजें आप यहां पर पढ़ करके समझ सकते हैं। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आपका सैटेलाइट टेलीविजन, केबल टीवी नेटवर्क, ये सब आपके मैन में आते हैं क्योंकि ये लैन से बड़े होते हैं और वैन से छोटे होते हैं। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट पूरा ग्लोबल स्तर पर यानी कि पूरा वर्ल्ड वाइड वेब फैला हुआ है पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में वैन फैला हुआ है। लेकिन जो मैन नेटवर्क होता है वो पूरे विश्व में नहीं होता, बल्कि एक सिटी में हो सकता है, एक स्टेट में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक कंट्री तक सीमित रह सकता है बस। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके अंतर्गत हमारा केबल टीवी नेटवर्क हो गया, सैटेलाइट टेलीविजन, जो आप घर में डिश वगैरह देखते हैं, वो जो नेटवर्क होता है वो हमारा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, आई थिंक यहां पर आप समझ रहे होंगे। तो मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्लियर हो गया, जिसको कनेक्ट करने के लिए जो मैन नेटवर्क है उसके लिए हम कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है मैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल हम सिर्फ मैन नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, नहीं, हम लैन में भी यूज कर सकते हैं और वैन में भी यूज कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करते हैं। ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन मीडियम हो गए। एक चीज को यहां पर आप ध्यान से और समझ लें, वो ये है कि जो आपके नेटवर्क हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये नेटवर्क के टाइप पढ़ रहे हैं, और जो इनको कनेक्ट करने की चीज होती है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। अब वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, आपने जितने भी नेटवर्क पढ़े हैं, लैन हो गया, मैन हो गया या वैन हो गया, ठीक है, जितने भी नेटवर्क हमने पढ़े हैं, जितने भी टाइप के नेटवर्क पढ़े हैं, इन ये सभी नेटवर्क की कैटेगरी हैं। ठीक है, अब इन सभी नेटवर्क को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लैन हो, मैन हो या वैन हो, छोटा नेटवर्क हो या बड़ा नेटवर्क हो, उसे सिर्फ दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। या तो उस नेटवर्क को हम वायर्ड रखें या फिर वायरलेस रखें, या फिर हम किसी नेटवर्क को वायर्ड एंड वायरलेस दोनों बना सकते हैं। जैसे इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। इसके बारे में हम M1R5 में डिटेल में समझ चुके हैं कि इंटरनेट जो है वो वायर्ड है या फिर वायरलेस। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। हमारे फोन तक जब इंटरनेट पहुंचता है तो वो एक वायरलेस तरीके से पहुंचता है, लेकिन जिस टावर से हम कनेक्ट होते हैं वो टावर और इसके अलावा जो दूसरे टावर गेटवे होते हैं वो एक दूसरे के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। क्लियर है, तो यहां पर वायरलेस और वायर्ड दोनों चीजें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब सीधा है, किसी भी नेटवर्क को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो वो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, या फिर वायर्ड और वायरलेस दोनों भी हो सकता है। क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। अब जब वायर की बात करते हैं तो वायर में भी कई अलग अलग टाइप के वायर आते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ईथरनेट केबल। ठीक है, तो ये सब केबल जो है ये सब वायर्ड कनेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी नेटवर्क को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो कम्युनिकेशन मीडियम कहलाता है, जबकि ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है, फिर अगला है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में आपको अच्छे से पता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। ठीक है, तो यहां पर जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एक चीज का ध्यान रखना, ये लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से स्लो होता है। स्लो क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जिस भी नेटवर्क की रेंज ज्यादा होगी
होगी, ठीक है, जिस भी नेटवर्क की रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब लैन जो नेटवर्क है, लैन का रेंज कम होता है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। इसी तरीके से वैन का रेंज ज़्यादा होता है लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर वैन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये एक्चुअली कोई स्पेशली उस टाइप का नेटवर्क नहीं है जैसे लैंडमैन और वैन होते हैं। VPN एक तरह का कनेक्शन होता है। सिंपली VPN क्या होता है, एक तरह का कनेक्शन होता है जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो VPN एक वर्चुअल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम को लॉजिकल रूप से करता है। यह यूजर के कनेक्शन प्रक्रिया को इनक्रिप्ट करके दूरस्थ यानी कि दूसरे स्थान से नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देता है, आपके नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो देखिए, जो VPN है, आपने सुना भी होगा कि ये सिक्योर होता है, और ये जो कि प्राइवेट नेटवर्क है तो सिक्योर तो होगा ही, ठीक है। अब ये सिक्योर कैसे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो VPN का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नाम से पता चलता है कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या उसके लिए कोई पर्सनल टावर, आपको पता है कि जो भी नेटवर्क आ रहे हैं हमारे पास इंटरनेट के, तो वो क्या होते हैं, वो टावर के थ्रू ही आते हैं। जो सेलुलर नेटवर्क होता है वो टावर के थ्रू आता है। तो क्या VPN के लिए कोई स्पेशली टावर लगा होता है? नहीं, ठीक है, उसके लिए कोई स्पेशली टावर नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्लियर कर देते हैं कि जो पब्लिक नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क का मतलब क्या, कि आपके एरिया में मान लेते हैं एक टावर लगा है, ठीक है, आपके एरिया में एक टावर लगा हुआ है, इस तरह से क्लियर है, एक टावर लग गया। अब यहां पर इस टावर के साथ में नजदीक के जितने भी डिवाइसेस होंगे, यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सभी इसी टावर के थ्रू कनेक्ट होंगे और अपने फोन में इंटरनेट वगैरह चला रहे होंगे, यानी एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये एक पब्लिक नेटवर्क बनता है। तो मान लेते हैं कि आपने कोई मैसेज व्हाट्सएप या कुछ भी ऐसा सेंड किया मैसेज, ठीक है, तो वो हालांकि इंक्रिप्शन, वो इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट का मतलब सिंपल होता है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और जिस किसी को भी आपने वो मैसेज भेजा है वहां पर पहुंचने के साथ वो डिक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये अलग है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे कभी, हालांकि हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो यहां पर ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है, और बीच में, ठीक है, जब आपका डेटा ट्रैवल होता है, ठीक है, एक दूरी से दूसरी दूरी तक पहुंचता है, तो बीच में कोई भी हैकर या अटैकर उसे जो है हैक कर सकता है, ठीक है, हैक कर सकता है। हालांकि नॉर्मली कोई हैक नहीं करेगा, क्योंकि आपको हैक कोई तभी करेगा जब आप उसके लायक होंगे। लायक होने का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो जिनका डेटा जो कॉन्फिडेंशियल होता है और चोरी करने से उनको बेनिफिट होगा, उन पर ये ज़्यादा अटैक करते हैं। नॉर्मल यूजर जो हम लोग हैं, यहाँ पर ज़्यादा अटैक्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो नॉर्मली क्या कर सकते हैं, जो आपका पब्लिक डेटा है वो आपका हैक हो सकता है। लेकिन यहीं पर VPN जो होता है ये थोड़ा सा उससे सिक्योर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल पब्लिक नेटवर्क से क्या होता है, सिक्योर होता है। और VPN कनेक्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल कंपनियां करती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं टाटा की कंपनी है, ठीक है। तो टाटा की जो कंपनी है, इसके कई सारे डेटा सेंटर हैं अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है, अलग अलग सिटी में कई सारे डेटा सेंटर हैं। तो वो जब अपना कोई भी मैसेज या कोई भी मेल वगैरह करते हैं, ठीक है, या कोई भी डेटा शेयर करते हैं वाया नेटवर्क यानी इंटरनेट के थ्रू, तो वो अपना VPN कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। VPN कनेक्शन में क्या होता है कि उनका एक प्राइवेट नेटवर्क बनता है। नेटवर्क हमारा वैन यानी कि इंटरनेट टावर वही, सारा कुछ वही, लेकिन बस उसी में एक VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से डेटा थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो और यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है। वर्चुअल का मतलब इसके लिए कोई फिजिकल डिवाइसेस या अलग से वायर या टावर लगाने की जरूरत नहीं है, बस वर्चुअली कनेक्शन होता है जिसमें यूजर ID एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो क्लियर हो गया VPN, आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं GAN यानी कि ग्लोबल एरिया नेटवर्क की, ठीक है। तो ग्लोबल एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क असीमित भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। अब ये जो GAN नेटवर्क है एक तरह से वैन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका असीमित यानी कि इनफाइनाइट यहाँ पर ये क्षेत्र कवर करता है, और यह नेटवर्क जिसका प्रयोग वायरलेस लैंड, सैटेलाइट कवरेज क्षेत्रों आदि के एक अनियंत्रित संख्या में मोबाइल फोन का समर्थन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हालांकि ये GAN नेटवर्क जो है ये भी वैन की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हमें GAN के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यानी कि ग्लोबल एरिया नेटवर्क, इतना तो क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है ये हमने पूरा अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है ये है वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल मेकिंग अप IoT इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमें ब्लूटूथ, BLE, वाईफाई, लाईफाई, सेलुलर, Z-Wave, RFID और इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं न्यू हैं। इनके बारे में हमने M1R5 में नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ हम ज़्यादातर IoT में ही करते हैं, क्लियर है। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो